मेरे चैनल एग्जाम स्टडी बाय DK में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 में दो आवेशों के बीच, कितने आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे कूलाम के नियम से जाना जाता है। दोस्तों, आप नोट्स मैं बना के लाया हूँ, इस नोट्स को आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं, जिसमें इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि जो लगने वाला बल है वो दो आवेश होंगे, Q1 और Q2 दो आवेश होंगे, उनके बीच लगने वाला जो बल है F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2, जो हमने यहाँ पर ये दिखाया है। इनकी दो आवेश माने हैं Q1 और Q2, जिनके बीच लगने वाला बल F Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है। और उनके बीच की दूरी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये सिस्टम है, इसके बीच की दूरी r है, इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब इन दोनों नियमों को मिलाने पर, जब दोनों नियमों को हमने मिलाया है, दोनों नियमों को मिलाने पर जब हमने दोनों नियमों को मिलाया है तो बना है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह, ये जो है वो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसे हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, एक नियतांक ले लेंगे K। जहाँ K एक नियतांक है तो हमारे पास F आ जाएगा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R²। जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मान लेते हैं मापन की पद्धति का मतलब होता है, जैसे हमारे पास पद्धति हैं कि कौन कौन सी पद्धति हैं, जैसे MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, ये उस पर डिपेंड करता है। जब बात करते हैं हम MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में K का प्रायोगिक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान होता है, जिसका जो वास्तविक मान है वो 9 × 10⁹ के बराबर होता है। जब हम इसको देखेंगे, देखो कह रहा है निर्भर करता है K का मान उपस्थिति पर लगने वाले बल किस प्रकार व्यक्त करता है। जब SI पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये मेन पद्धति है SI पद्धति, इस पद्धति के अनुसार K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ और दोस्तों ये जो इसकी यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहाँ पर ये जो वर्ड आया है आपके पास E जैसा एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट या कहीं पर इसको 0 भी पढ़ते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.854 × 10⁻⁻12 है। और इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी विमा की बात करते हैं, तो जैसे इसका फॉर्मूला, इसकी जो विमा निकाली है हमारे पास, तो ये आती है m-1 L-3 T-1 T4A2। जो हमने ये विमा निकाली है, ये विमा निकाल के दिखाई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट का एक अन्य मात्रक फैरड अपॉन मीटर है, ये आपके पास एडवांटेज है, बुक्स में नहीं मिलेगा, फैरड अपॉन मीटर भी होता है। अतः समीकरण 1 में जब हम इसको निर्वात में जब हम वैल्यू को रखेंगे, तो F निर्वात बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। निर्वात अथवा वायु जिसमें K का मान सदैव 1 होता है, ये K जो है ये पराविद्युतांक के लिए है, मगर अभी हम जो जिस K की बात कर रहे हैं वो K जो है, वो K की जो वैल्यू है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अतः जब दोनों आवेशों के बीच माध्यम रखे हों तो वैल्यू जो है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर एक 0 लगा हुआ है, देखो ध्यान से, और यहाँ पर 0 लगा हुआ नहीं है,
तो इस कंडीशन में ये नहीं होगी। अगर जब माध्यम होगा तो माध्यम की स्थिति में वैल्यू आ जाएगी F/m इज इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इन दोनों के बीच के संबंध को समझते हैं तो संबंध में हमारे पास प्राप्त होता है, ये हमारे पास कूलाम का नियम प्राप्त होता है। अब हम आपके सामने दूसरा टॉपिक प्रस्तुत करने आए हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये हम सदिश का मतलब होता है चीज़ों को हम कैसे सदिश रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। सदिश का मतलब एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश और अदिश क्या होते हैं? सदिश बे भौतिक राशि जिसे परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। और बे भौतिक राशि जिसे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहलाती हैं। चूँकि बल एक सदिश राशि है तो उसका जो निरूपण है वो सदिश निरूपण में होगा। तो मान लेते हैं Q1 Q2 कोई द्विबिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हैं। Q1 यदि Q2 आवेश की स्थिति r21 हो तो इस स्थिति में r21 बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इस प्रकार कूलाम के नियम में आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल निम्न होगा। F21 बराबर, अब जैसे अब F21 हमने जो लिया है तो F21 की जगह पे जो डिस्टेंस है वो R21, जैसे जो इसकी वैल्यू है वही लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर एस R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। इसी तरह से हम R21 की वैल्यू को रख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R12। अगर हम इसकी जो वैल्यू है, अभी हमने R21 लिया है, अगर हम R12 भी लेते हैं तो ये आ जाएगा सेम टू सेम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैप R12 कैप। तो अब इसका निरूपण भी हम इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका निरूपण हम जब देखेंगे तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R21 R12 कैप। जब हम इन दोनों नियमों में समीकरण 1 और समीकरण 2 में विश्लेषण करेंगे तो हमारे पास F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर है। अर्थात इसका मतलब होता है दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिमाण में समान परंतु दिशा में अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हमने कोई दो बल खींचे हैं, मान लेते हैं एक बल ये है और एक बल ये है, इसको रस्सी से जोड़ रहे हैं। अब ये दो, अगर मान लेते हैं ये A है ये B है, अगर ये B वस्तु को एक ही तरफ खींचती है तो इसमें इधर की ओर बल लगता है, और B जब इधर को खींचती है तो इधर की ओर बल लगता है। तो लग तो दोस्तों बल ही रहे हैं, मगर उन दोनों बलों की दिशाएं अलग अलग हैं। वो इसी बात को प्रदर्शित करती हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू F-12 वेक्टर, अर्थात लगने वाले बल का परिमाण तो परस्पर समान है परंतु दिशा अलग अलग है। तो अब नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक प्रस्तुत है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक एक मिथ है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए हमने लिखा है किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य निर्वात की तुलना में जितना कम प्राप्त होता है उस राशि का माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना कम प्राप्त होता है वह उसकी क्या कहलाती है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन T इज इक्वल टू निर्वात अथवा वायु के बीच लगने वाला बल अपॉन
अभीष्ट माध्यम, अभीष्ट माध्यम अभीष्ट माध्यम कहाँ गया, अभीष्ट माध्यम अभीष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल Fm के अनुपात में बराबर होता है, अर्थात F बराबर 1/4πε0। एक सेकेंड, माध्यम के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं मान लेते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये निर्वात व वायु में लगने वाला बल है, और किसी माध्यम में लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। तो समीकरण 1 और 2 की जब हम भाग करेंगे तो एप्सिलॉन यानी कि आपेक्षिक वेदनशीलता F/Fm इज इक्वल टू वैल्यू लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r² अपॉन 1/4πε Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, नीचे वाला एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा ε/ε0, यानी कि ER बराबर आ जाएगा ε/ε0। ये हमारे पास संबंध प्राप्त होगा पैराबद्धांक में। अब हमारे पास टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, बहुल मतलब होता है बहुत सारे आवेश, यानी कि बहुत सारे आवेश किसी एक निकाय पर जब कार्य करते हैं, जिसके कारण जो बल लगता है, उस बल को बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब 2 या 2 से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेते हैं। इस नियम के अनुसार, यहाँ से जब डेफिनेशन स्टार्ट होती है, इस नियम के अनुसार किसी आवेश का परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से आवेश पर कार्यरत कूलाम के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी एक आवेश के कारण लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों पर लगने वाले बल के योग के बराबर होते हैं। मान लेते हैं इसमें बहुत सारे आवेश Q1 Q2 Q3 Q1 दिए गए हैं, जिनके बीच की दूरी मूल बिंदु से R1 R2 R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर है। Q1 पर परिणामी बल F1 ज्ञात करेंगे। तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी, F1 पर लगने वाला बल, यानी कि 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल F12 हो जाएगा, 1 पर 3 के कारण लगने वाला बल F13 हो जाएगा, 4 के कारण लगने वाला F14 टू . इसी प्रकार से सभी बल लग जाएंगे। तो जब Q1 की वैल्यू लगाएंगे, 1 2 की वैल्यू लगाएंगे, तो 1/4πε0 सभी के साथ रहेगा। Q1 Q2/r12², r12 कैप 1 और 3 के बीच लगेगा, तो Q1 Q3/r13², r13 कैप। ऐसे ही 4 के बीच लगेगा, तो Q1/Q4 Q1/Q4/r14 इंटू r1 कैप अप टू Qn/r1n² इंटू r1n1 कैप। इसी प्रकार से F2 की भी वैल्यू लगाएंगे, F3 की भी वैल्यू लगाएंगे। जब ये F2 की वैल्यू 2 1 की वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 1 2 1 लेते जाएंगे। 3 1 2 3 है तो 2 3 2 3 लेंगे, 2 4 है तो 2 4 2 4 लेंगे। अब देखो 2 1 है तो 2 और 1 लेंगे, आवेश में भी 2 3 है तो 2 3 लेंगे। तो जैसा जैसा बल है वैसे वैसे इसको योग कर लेंगे। सामान्य तौर पर जब टोटल बल लगाएंगे तो इन सभी बलों को जोड़ दिया जाएगा। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है।
तो दोस्तों आपके सामने आज प्रस्तुत किए मैंने 3 नियम, जिसमें पहला नियम था कूलाम का नियम, दूसरा पहला कूलाम का नियम, दूसरा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तीसरा ध्रुवण और तीसरा परावैद्युत और चौथा बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसी प्रकार की फिजिक्स की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत उपयोगी जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इसी तरह से जुड़ने के लिए अपने आप को जोड़े रखिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।